तो ऑक्शन शुरू हो जाता है। देखते ही देखते एक एक आइटम को डिस्प्ले में रखा जाता है और उसकी बोली शुरू की जाती है। सब एक से बढ़कर एक बोली लग रही थी। वहीं कशिश भी कम नहीं थी। जब वो अपना पैडल उठाती थी तो बोली लगाने के लिए उसके बाद कोई हिम्मत भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जिस चीज में कशिश सिंघानिया का इंटरेस्ट होता था उस चीज को उसके अलावा और कोई नहीं खरीद सकता था, और ये बात वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। फिर भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कुछ एक साथ साथ बोली लगा रहे थे। लास्ट में जाते जाते सिर्फ दो लोग के बीच में एक अनदेखी सी जंग जारी रहती है। कशिश के हाथ में गोल्डन पैडल था, जिसका मतलब ये था कि वो यहाँ पर वीआईपी है। ये पैडल सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो वीआईपी होते हैं और अक्सर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी तरफ कशिश की लगातार बढ़ती बोली को टक्कर देने के लिए समांथा भी लगातार बोली लगाई ही जा रही थी। वो कशिश से पीछे हटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी खराब किस्मत कशिश ने उसे शायद ही कोई आइटम अपने लिए खरीदने दिया होगा, क्योंकि हर आइटम को कशिश ही खरीद रही थी। फिर एक दो आइटम और आते हैं जिनमें कशिश बोली नहीं लगाती, क्योंकि उसे उन आइटम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पूरे ऑक्शन के दौरान नाहर की नजरें लगातार कशिश पर जमी हुई थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी ना कि नाहर ना चाहकर भी अपनी नजरों को हटा नहीं पा रहा था। बार बार उसकी आंखें कशिश के ऊपर ही जाकर टिक जाती थी। जब समांथा ने नाहर को कशिश की तरफ देखते हुए पाया तो उसकी आंखें डार्क हो गई और वो अपने दांत पीसने लगी। समांथा अपने पैडल को हाथों में बहुत कस के पकड़ लेती है, इतना कस के कि उसके हाथों के नकल्स बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। वो अपने मन में गुस्से में चिल्लाकर बोली, कशिश यू बिच, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऑक्शन खत्म होने के बाद कशिश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। लायरा उसके साथ साथ चल रही थी। उसने कशिश की तरफ देखकर कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बात नहीं समझ में आई। तुमने ऑक्शन का लास्ट वाला आइटम क्यों खरीदा, और वो भी इतने हाई प्राइस पर? मुझे नहीं लगता कि वो आइटम तुम्हारे किसी काम का होगा। कशिश ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अगर मैंने किसी चीज में पैसे लगाए हैं तो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं लगाए। इतना तो तुम मेरे बारे में जानती ही हो। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने उसे किसी भी कीमत पर खरीदा। और हर बार बात प्रॉफिट या लॉस की नहीं होती। लायरा थोड़ा कंफ्यूजन में कशिश की तरफ देखती है। क्या मतलब? अगर प्रॉफिट लॉस की बात नहीं तो फिर तुमने वो चीज किस लिए खरीदी? कशिश जैसे ही उस चीज के बारे में सोचती है उसके होठों पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ जाती है। तभी अचानक पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, कशिश। कशिश के कदम एकदम से रुक जाते हैं। जैसे ही वो इस आवाज को पहचानती है उसकी बॉडी थोड़ी सी कड़क हो जाती है। दोनों पलट कर देखती है। लायरा अपनी आंखों को छोटा कर लेती है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? नाहर थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज पूरे ऑक्शन में उसकी नजरें सिर्फ कशिश के ऊपर टिकी हुई थी और वो खुद को कशिश से बात करने से, उसके पास आने से रोक ही नहीं पाया। हाँ, वो जानता था कि अभी सब कुछ करना ठीक नहीं है। वो ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया है और उनकी एंगेजमेंट भी होने वाली है, पर फिर भी पता नहीं क्यों कशिश को देखते ही नाहर को पुराना वक्त याद आ जाता है। वो खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। पता नहीं उसे क्या चाहिए, लेकिन वो कशिश से बात करना चाहता था, भले थोड़ी देर के लिए, लेकिन करना चाहता था। थोड़ा ओकड़ होकर वो आगे आया और हल्की स्माइल के साथ कशिश की तरफ देखकर बोला, हाउ आर यू? नाहर की बात सुनकर कशिश अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर उठा लेती है। कशिश ने कहा, नन ऑफ योर कंसर्न मिस्टर मल्होत्रा। कशिश इतना फॉर्मली उससे बात कर रही थी, यहाँ तक कि उसे एड्रेस भी उसके सरनेम के साथ कर रही थी, उसके नाम के साथ नहीं। ये देखकर नाहर को थोड़ा सा हर्ट होता है, अपने सीने में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है। नाहर एक नजर कशिश पर, फिर दूसरी नजर लायरा की तरफ देखता है। उसके बाद वो वापस कशिश को देखते हुए कहता है, क्या तुमसे अकेले में थोड़ी देर बात हो सकती है? ये सुनकर लायरा की आंखें कड़क हो जाती है। उन दोनों को समझ आ जाता है कि वो क्लियरली लायरा को यहाँ से चले जाने का इशारा कर रहा था। कशिश ने नॉर्मली एकदम शांत आवाज में बोला, हम दोनों के बीच अकेले बात करने जैसा कुछ नहीं है मिस्टर मल्होत्रा। जो बात करनी है यहाँ पर बोली। लायरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके सामने नहीं बोला जा सकता। कशिश की बात सुनकर नाहर कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाता है। कशिश का बिहेव ब्रेकअप के बाद 180 डिग्री तक चेंज हो चुका था। नाहर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो कशिश से प्यार करता था और सच में करता था, कोई मजाक नहीं था। वो कशिश के साथ कई सालों तक रिलेशनशिप में भी था। दोनों के बीच बहुत ही खूबसूरत यादें भी रही थी, लेकिन इंटीमेट होने की जब बात आती थी तो पता नहीं कशिश अलग ही बिहेव करती थी, बहुत ज्यादा अलग। नाहर ने एडजस्ट करने की कोशिश की। उसे लगा शायद कशिश कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उसने कशिश की वो कोशिश की
कि वो कशिश को कंफर्टेबल कर सके। वो एक बात समझ नहीं पा रहा था कि जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर जब भी वो करीब आता है तो कशिश उस पर वायलेंटली हमला क्यों करती है। उसने पूछने की कोशिश की। इस बात से दोनों के बीच में कुछ झगड़े भी हुए, पर नाहर ने सब्र बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन फिर बाद में उसकी लाइफ में समांथा की एंट्री हो गई और फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नाहर को हमेशा से ही पता था कि कशिश एक रईस खानदान से बिलोंग करती है, इतना रईस खानदान जिसका मुकाबला इस पूरे शहर में बिल्कुल नहीं है। कई बार तो वो अपने आप को लकी मानता था कि वो कशिश सिंघानिया का बॉयफ्रेंड है। लेकिन फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पर कशिश जैसा बिहेव करती थी, नाहर को लगने लगा जैसे वो उसे नीची नजरों से देख रही है, जैसे वो खुद को उसके करीब आने के लायक नहीं समझती, जैसे वो नाहर को लायक ही नहीं समझते कि वो उसे किस भी करे। और इस चीज ने नाहर के ईगो पर बहुत बुरी तरह से हर्ट किया। कशिश की खूबसूरती और उसे प्यार के अलावा नाहर को ऐसा नहीं है कि बाकी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, उसे इंटरेस्ट था। उसे कशिश के फैमिली बैकग्राउंड में भी इंटरेस्ट था, उसे कशिश की रईसी में भी बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए उसने ऑफिशियली कशिश के साथ कभी ब्रेकअप नहीं किया था, बल्कि उसकी पीठ के पीछे उसके और समांथा के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और उसने कभी रोका भी नहीं। उसे अपनी शारीरिक जरूरतों को भी तो पूरा करना था जो समांथा के जरिए पूरी होती थी, पर वो कशिश को भी नहीं छोड़ना चाहता था। समांथा उसके ईगो को पूरे तरीके से सेटिस्फाई करती है। वो उसे नीची नजरों से नहीं देखती थी, जैसा कि उसे लगता था कि कशिश उसे देखती है, इसलिए वो समांथा की तरफ झुकता चला गया। पर उसने कशिश को छोड़ने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक सिंगल टाइम भी। लेकिन एक दिन जब कशिश ने उन दोनों को रंगे हाथों एक दूसरे के साथ इंटीमेट पोजीशन में पड़ा देखा, उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन कशिश ने नाहर को अपनी लाइफ से पूरे तरीके से निकाल फेंका और दोबारा कभी उसकी शक्ल देखने की तकलीफ भी नहीं उठाई। लेकिन आज कशिश को अपनी आंखों के सामने देखकर नाहर की पुरानी फीलिंग्स जाग उठी। वो अक्सर कशिश को टीवी, इंटरव्यू, मैगजीन वगैरह में जब भी देखता था, उसे अपने किए पर कहीं ना कहीं रिग्रेट होता था। उसे थोड़ा और सब्र करना चाहिए था, क्या पता सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाती। मगर कशिश को छोड़ना ठीक नहीं था। लेकिन उसका ईगो बीच में आ जाता था। कशिश उसे अच्छे से ट्रीट करती थी, इस बात में कोई शक नहीं था। लेकिन अगर वो उसे नीचा नहीं समझती तो फिर करीब आने से इतना रोकती क्यों थी। उसे इस चीज से बहुत नफरत थी। उसने कशिश की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के अलावा यहाँ किसी तीसरे इंसान को होना चाहिए। कशिश ने अपनी आंखें रोल की और कहा, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, तो अब मेरा वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए। वो पलटकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है, लेकिन नाहर ने तुरंत उसकी कलाई को पकड़ लिया। कशिश! उसकी इस हरकत से कशिश की आंखें छोटी हो गई। झटक कर उसने अपने हाथ को अलग कर लिया। कशिश के कदम दो पल के लिए लड़खड़ा गए क्योंकि उसने काफी जोर से हाथ खींच लिया था। लायरा ने भी जब देखा तो गुस्से में नाहर से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। नाहर ने लायरा की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, मेरे और कशिश के बीच में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे कशिश से बात करनी है, गेट लॉस्ट। लायरा अपने दांत पीसने लगी। वो कुछ बोलने वाले थे कि कशिश उसकी तरफ देखकर बोली, लायरा, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। अचानक कशिश की बात सुनकर लायरा चौंक गई, पर नाहर की आंखें जैसे चमक गई। उसे पता था कि कशिश उसकी बात जरूर मानेगी। आखिर वो उसका पहला प्यार जो है, इतनी आसानी से वो उसे दिल से नहीं निकाल सकती। उसने एक प्राउड एरोगेंट लुक लायरा को दिया और कहा, सुनाई नहीं दिया तुमने? दफा हो जाए यहाँ से। लायरा हैरानी से कशिश की तरफ देखती है। उसका दिल टूट गया था। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर ऐसे भाव दिखाई दे रहे थे जिनसे ये पता चल रहा था कि कशिश के ऐसा बोलने से लायरा बहुत हर्ट हुई है, बहुत ज्यादा। कशिश ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी नरम आवाज में उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसकी वजह से नहीं बोल रही, मैं यहाँ से फार्म हाउस जा रही हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर पाऊंगी, हम कल मिलते हैं, ओके। लायरा ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस कशिश की बात को समझते हुए हल्का सा सर हिला देती है। वैसे भी लगभग 11 के ऊपर वक्त हो चुका था और लायरा समझ चुकी थी कि कशिश को इस वक्त फार्म हाउस पर जाने की जरूरत है। उसने एक कड़क नजर नाहर के ऊपर डाली और फिर वहां से चली गई। उसके चले जाने के बाद नाहर, जिसकी आंखें एक्साइटमेंट में और हल्की सी उम्मीद से थोड़ी चमक रही थी, उसने उन उम्मीद भरी आंखों के साथ कशिश की तरफ देखा और कहा, मैं जानता था आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, आज भी मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। वो आगे बढ़ता है कशिश को गले लगाने के लिए, पर कशिश तुरंत रिएक्ट करती है और उसके सीने पर जोरदार हथेली से वार करती है। वार थोड़ा ज्यादा जोरदार था। नाहर तुरंत पीछे की तरफ लड़खड़ा गया।
जैसे तैसे करके उसने खुद को गिरने से तो बचा लिया, लेकिन उसने अचानक कशिश के ऐसे वार करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो गया। कशिश की आंखें डार्क हो गई और उसने कहा, मेरे करीब मत आओ। अगर तुम्हारा गंदा परफ्यूम मेरी बॉडी को टच कर गया तो मेरे बॉयफ्रेंड को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कशिश की बात सुनते ही नाहर की आंखें बड़ी हो गई। बॉयफ्रेंड? नाहर कशिश की तरफ हैरानी से देख रहा था, जो अभी तक उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था, उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने कशिश से कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कशिश चुपचाप खड़ी रही और अगले ही पल नाहर हंसने लगा। उसकी हंसी थोड़ी हल्की थी, मगर कशिश की आंखें डार्क हो गई। व्हाट्स सो फनी? क्या ये आदमी सठिया गया है? उसने ऐसी कौन सी बात बोल दी जो इतनी हंसी आ रही है इसको? इसका तो मुंह देखकर ही कशिश का मन कर रहा था कि इसे नोच डाले। मतलब क्या है इस तरह से उसकी बात पर हंसने का? नाहर ने अपनी हंसी रोकी और कशिश की तरफ देखते हुए बोला, कशिश, तुम झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, कभी नहीं थी। जब भी झूठ बोलती हो हमेशा पकड़ी जाती हो। तुम जानती हो ना कि तुम मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोल सकती। कशिश उसे एक अजीब सा लुक देती है। वो नाहर से बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नाहर ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम अब तक सिंगल हो। कशिश ये सुनकर खामोश हो जाती है। उस खामोशी को देखकर नाहर को यकीन हो गया था कि अभी अभी कशिश ने झूठ बोला है और अब उसका झूठ पकड़ा गया, तो वो खामोश हो गई। नाहर के एक्सप्रेशन थोड़े नरम हो गए। वो कशिश के थोड़ा और करीब आया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम किया। कशिश अपनी जगह पर खड़ी, हिली भी नहीं, अपनी जगह पर ही खड़ी थी। इस चीज ने नाहर को थोड़ा और कॉन्फिडेंट कर दिया। वो जानता था कि कशिश के दिल में अब भी उसके लिए जगह है, अब भी उसके लिए फीलिंग्स है। अपना पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता। उसने हाथ ऊपर उठाकर कशिश के गाल को प्यार से टच किया और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोला, क्या ये बात सच है कशिश? हमारे ब्रेकअप होने के बाद तुमने अपनी जिंदगी में, अपने दिल में कभी किसी को जगह नहीं दी? क्या तुम आज तक सिर्फ इसलिए सिंगल हो कि क्योंकि तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को खत्म नहीं कर पाई? कशिश कुछ नहीं बोली, लेकिन नाहर का हाथ जो उसके गाल को छू रहा था, इस चीज से उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी। नाहर ने उसके दोनों कंधे पकड़े और धीरे से उसके करीब आते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि अब तक तुम मुझे भूल नहीं पाई हो, और कशिश, मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे भी कभी कभी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं भी हमारे अतीत को पूरे तरीके से नहीं भूल पाया हूँ। कैसे भूल सकता हूँ? कितने खूबसूरत लम्हे हमने साथ गुजारे थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बाहों में। उन्हें भूल पाना इतना तो आसान नहीं है ना? नाहर कशिश की आंखों में देख रहा था। कशिश खामोशी से खड़ी हुई उसकी बकवास सुन रही थी, लेकिन नाहर को ऐसा लगा जैसे उसकी बातों का कशिश पर बहुत ही गहरा असर हो रहा है और वो उसके दिल को टच कर रहा है, इसलिए वो अपनी बातें करना जारी रखता है। वो कशिश से बोला, मैं जानता हूँ कि शायद हमारे बीच में बहुत ज्यादा गलतफहमियां हो गई हैं, जिस वजह से उस वक्त हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन उस वक्त हम दोनों ही इमेच्योर थे। अब हम काफी बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब हम चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? नाहर की बात सुनकर कशिश हल्की सी आईब्रो ऊपर उठाकर बोली, बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं मतलब? वेट अ मिनट, क्या तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हो? कशिश की बात सुनकर नाहर हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता है, वेल, इस वक्त ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं समांथा के साथ रिलेशनशिप में हूँ। लेकिन अगर तुम ये प्रूव करो कि तुम उससे बेहतर मेरा ख्याल रख सकती हो, उससे ज्यादा मुझसे प्यार कर सकती हो, तो मेरा मेरी रिस्पेक्ट कर सकती हो, शायद मैं हमारे बीच के रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच सकता हूँ। कशिश जैसे ही नाहर की बात सुनती है, उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। लाइक सीरियसली, ये आदमी अपने आप को क्या समझता है? और क्या उसे लगता है कि वो उसके पीछे पागल है, मर रही है, ताकि आदमी उसकी जिंदगी में आ सके? और बोल, कितनी ऑडिसिटी के साथ रहा है ये आदमी, जैसे जैसे कि ऐसा करके उसकी जान ही बचा लेगा, उस पर बहुत बड़ा एहसान ही कर देगा। नाहर कशिश से बोला, कशिश, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और अब तक मेरे प्यार से बाहर नहीं निकल पाई हो, इसलिए तुम अब तक सिंगल हो मेरे ही वेट में। ठीक है, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे डिवोशन को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए रेडी हूँ। बस तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम समांथा से बेहतर मेरा ख्याल रख सकती हो, और तुमने मुझे जो नीचा समझा, मेरी जो इंसल्ट की, उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को और तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। कशिश नाहर की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो नाहर? क्या तुम सच में समांथा से ब्रेकअप कर सकते हो?
नाहर ने एक प्राउड एरोगेंस से भरी चमक के साथ कहा, पर अपनी आवाज को हल्का सा कोल्ड बनाए हुए रखते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम दोनों में से तुमने मुझे सामंथा से बेहतर ट्रीट किया तो शायद मैं तुम्हें चुन लूं। नाहर जानता था कि कशिश कितनी प्राउड लड़की है। उसे पता नहीं अपने पैसों का या अपनी खूबसूरती का घमंड है। ओके, उसे पता नहीं अपने पैसों का या फिर अपनी खूबसूरती का घमंड है, लेकिन बहुत ज्यादा है। वो नहीं चाहता था कशिश के नीचे दबकर रहना। अगर कशिश उसके प्यार में इतनी पागल है तो वो कशिश की कमजोरी है, तो वो इस चीज का फायदा जरूर उठाएगा। वो कशिश को अपने ऊपर रूल करने बिल्कुल नहीं देगा। रूलर हमेशा वही रहेगा और वही रूल करेगा। ये रिलेशनशिप अगर चला तो उसकी शर्तों पर चलेगा। वो कशिश को अपनी उंगलियों पर नचाएगा, ना कि वो खुद उसकी उंगलियों पर नाचेगा उसका पपेट बनकर। वो कशिश को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर रखेगा। कशिश का सारा घमंड, सारा प्राउड, सारी एरोगेंस को वो अपने पैरों के जूते की नोक पर रखेगा और उसे रियलाइज करवाएगा कि उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। कशिश ने जब नाहर की बात सुनी तो उसने कहा, नाहर तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझे अपनी जिंदगी में आने का मौका देना चाहते हो। हाउ स्वीट। नाहर मुस्कुरा देता है, मगर उसकी मुस्कुराहट में प्राउड था, घमंड था। उसने कहा, लेकिन तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। अगर अच्छे तरीके से माफी मांगी तो मैं इस बारे में आज रात को सोचूंगा। कशिश ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं अभी तुमसे माफी मांगती हूँ। जरा अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर नाहर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, आंखें क्यों? कशिश उसके करीब आई, उसके गले में बाहें डालकर अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर फेरने लगी। नाहर का दिल बहुत जोर से धड़क उठा। अचानक कशिश की खुशबू उसके बदन में फैल गई। उसने हाथ उठाकर कशिश की पतली सी कमर को अपने हाथों में दबोच लिया। कशिश के दांत कस गई पर चेहरे पर स्माइल बनाए रखी। उसने नाहर से कहा, मैं तुमसे कुछ इस तरह से माफी मांगूंगी कि तुम पागल हो जाओगे। कशिश की बात सुनकर नाहर का दिल और भी ज्यादा उसके सीने में धड़कने लगा। चेहरा चमक गया, एक्साइटमेंट उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उसने कहा, रियली? कशिश ने हाँ में सिर हिलाया। नाहर अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करता है। नहीं, उसे ये नहीं दिखाना कि वो बिल्कुल बेसब्र हो रहा है कशिश के लिए। अगर कशिश को ये रियलाइज हो गया कि नाहर डेस्परेटली उसे अपनी जिंदगी में चाहता है तो उसका एरोगेंस, उसका घमंड कभी खत्म नहीं होगा और वो हमेशा नाहर को नीची नजरों से देखती रहेगी और वो ये चीज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसने हल्का सा गला साफ करके कशिश को अपनी बाहों से आजाद किया, 2 कदम पीछे हुआ और थोड़ी कोल्ड नजरों से उसे देखते हुए बोला, ठीक है, पर याद रखना, अगर मुझे तुम्हारा माफी मांगने का तरीका पसंद नहीं आया तो हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। कशिश ने एक स्माइल देकर कहा, फिक्र मत करो, बहुत पसंद आएगा। अंदर ही अंदर नाहर बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था कि आखिर कशिश ऐसा क्या करने वाली है, लेकिन जो भी करने वाली है वो बस डेस्परेट हो रहा था उस चीज के लिए। वो तो यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया था, पर कभी वो सोच भी नहीं सकता था कि ये चीज उसके लिए कितनी आसान होगी। कशिश इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाएगी। चाहे वो कितनी भी बड़ी बिजनेस वुमन है, प्यार के मामले में वो बेवकूफ ही रहेगी। कितनी आसानी से एक बार फिर से उसकी मीठी बातों में, उसके प्यार में सिमट कर रह गई। नाहर ने अपनी आंखें बंद की। वो बस वेट नहीं कर पा रहा था कि कशिश क्या करने वाली है। जैसे ही नाहर की आंखें बंद हुई, कशिश की स्माइल एक क्रूअल स्माइल में बदल गई और उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। और फिर अगले ही पल नाहर को एक तेज जोरदार तमाचा उसके गाल पर महसूस हुआ। वो चाटा इतना जोरदार था कि नाहर को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जबड़ा हिल गया। उसने शॉक होकर अपनी आंखें खोली और डिसबिलीफ से कशिश की तरफ देखा। कशिश ने उसे इतना जोर से थप्पड़ मारा था अपनी पूरी ताकत के साथ कि अब तक उसकी हथेली में ऐसी चरमराहट हो रही थी मानो हजारों चींटियां दौड़ रही हो। नाहर के गाल पर तमाचे का लाल निशान साफ दिखाई देने लगा। कशिश ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए कहा, फाइनली फैंटेसी की दुनिया से बाहर आई। नाहर ने अपने गाल पर हाथ रखा, आंखें डार्क हो गई और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि कशिश ने उसे थप्पड़ मारा। वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी उसके साथ। वो यहाँ उनके रिलेशन को एक मौका देने आया था, कशिश को अपनी जिंदगी में आने का एक मौका देने आया था, और इस लड़की ने उसे इस तरह से ट्रीट किया। वो तो दरिया दिली दिखा रहा था, मगर ये लड़की। कशिश ने मॉकिंग आवाज में कहा, तुम जैसे इंसान की पता क्या प्रॉब्लम होती है कि तुम लोग अपने ही सपनों की दुनिया में घूमते रहते हो। तुम्हें लगता है कि
मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊंगी, औकात भी है तुम्हारी कि मैं एक नजर भी तुम्हारे ऊपर डालूं। नाहर के हाथों की मुट्ठियां बहुत ज्यादा जोर से कस गई। कशिश ने कहा, थूक कर चाटने की आदत कशिश सिंघानिया की नहीं है। अगर तुम इस दुनिया में एक लौते लड़के भी बचे तो मैं लेस्बियन होना ज्यादा प्रेफर करूंगी। गुस्से और ह्यूमिलेशन में नाहर का चेहरा लाल हो जाता है और उसकी सांसें बिल्कुल तेज हो जाती हैं। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? बहुत घटिया हो तुम। इस दुनिया में कोई भी लड़का तुम्हारे साथ कभी रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इस चीज का घमंड करोगी? कशिश सीधी खड़ी रही और बोली, अब पैसा है इसलिए घमंड है, तुम्हारी तरह फटीचर नहीं हूं। अगर पैसा ही नहीं है तो घमंड किस चीज का करोगे? और जहां तक रही बॉयफ्रेंड की बात, तो मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और यू नो व्हाट, कशिश धीरे से आगे आई और बोली, तुम उसके सामने कुत्ते की दुम के बराबर भी नहीं हो। ये बोलकर वो पलटी, गाड़ी में बैठी और तुरंत वहां से चली गई। नाहर अपनी जगह पर फ्रीज होकर खड़ा रहा। दैट बिच बॉयफ्रेंड इसका कभी नहीं। तभी अचानक उसे ढूंढते ढूंढते समंथा वहां पर पहुंच गई। नाहर, तुम ये क्या कर रहे हो? वो उसके पास चलकर आई और बोली, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी। नाहर ने कहा, नहीं मैं बस स्मोकिंग करने आया था। तभी अचानक समंथा को कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा गाल इतना लाल कैसे हो गया? नाहर का गाल काफी ज्यादा लाल हो गया था। समंथा ने जब ये देखा तो वो हैरान होकर बोली, माय गॉड नाहर, तुम्हारा गाल इतना लाल कैसे हो गया? नाहर ने जब ये सुना तो थोड़ा awkward होकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोला, इट्स नथिंग, मे बी सम काइंड ऑफ बग बाइट्स मी। उसने बात को छुपा दिया क्योंकि ऑफ कोर्स वो समंथा को ये तो नहीं बता सकता कि अभी अभी उसके गाल पर एक करारा सा तमाचा पड़ा है। कशिश की जाती हुई गाड़ी को देखकर वो अपने दांत पीसने लगा और अपने मन ही मन बोला, कशिश ये तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसके हाथ की मुट्ठियां बहुत ही जोर से कस गई, मगर उन दोनों से अनजान कशिश को सिर्फ एक ही चीज की एक्साइटमेंट थी कि बस वो जल्दी से अपने फार्म हाउस पर पहुंचना चाहती थी। वो बार बार हाथ को अपने पैर पर, अपनी बाजुओं पर, गर्दन पर सब कॉन्शियसली मसल रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी उसके अंदर जैसे कुछ जाग रहा था, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मगर अब उसके पास इसका सॉल्यूशन है तो वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं लगता, लेकिन फिर भी बेचैनी और तड़प उठने लगी। उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी करो। उसने अपनी आवाज की बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश की। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और पीछे कशिश थोड़ी बेचैन सी बस जल्द से जल्द फार्म हाउस पर पहुंचने का वेट कर रही थी। अपने होठ को खुद के होठ के नीचे दबाए हुए था। अपने मन ही मन कहा, आई होप विक्रम अब तक लौट आया हो। गॉड, आई जस्ट कांट होल्ड माई सेल्फ, आई जस्ट नीड हिम डेस्परेटली। जल्दी ही उनकी गाड़ी फार्म हाउस के ऊपर पहुंच जाती है और कशिश तुरंत गाड़ी से उतरकर बंगलों के अंदर जाती है। वो अपने कमरे में पहुंचती है। विक्रम, विक्रम। अंदर पहुंचकर वो आवाज भी लगाती है, लेकिन जब देखती है कि कमरा बिल्कुल खाली है तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती है। कमरा खाली क्यों है? विक्रम कहाँ है? वो चारों तरफ देखती है पर उसे विक्रम कहीं नहीं मिलता। वो वापस नीचे हॉल में आकर भी देखती है, मगर उसे विक्रम फिर भी कहीं नहीं मिलता। गार्ड उसे आकर बताता है कि दरवाजे से कशिश के अलावा अब तक कोई भी वापस फार्म हाउस के अंदर नहीं आया है। कशिश ये सुनकर चौंक जाती है, उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। दीवार पर लगी घड़ी में वो वक्त देखती है और अपना सिलाई वक्त गटक लेती है। हाउ कैन ही डू दिस टू हर? 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। विक्रम अभी तक आया क्यों नहीं? वो कहाँ रह गया? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं? कशिश ने इतनी जोर से हाथों की मुट्ठियां कसी कि उसके नाखून लगभग जैसे टूटने ही वाले थे। कमरे में पहुंचकर वो तुरंत अपना फोन निकालती है विक्रम को कॉल करने के लिए, मगर वो एक बार फिर से स्टन रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिल एकदम से धड़कने लगता है। What the hell is this? वो डिस्बलीफ के साथ स्क्रीन पर देखती है। रिसेंट कॉल लिस्ट को वो बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखती है। बिस्तर पर बैठते हुए हैरानी से और डेस्परेशन के साथ बार बार नंबर को ऊपर नीचे करके देखते हुए उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो विक्रम का नंबर डिलीट ही नहीं किया, फिर उसका नंबर कहाँ गया? कुछ घंटे पहले ही तो मेरी उससे बात हुई थी, उसका नंबर मेरे फोन में ही होना चाहिए। कहाँ जा सकता है वो बार बार ऊपर नीचे करके देखती है, लेकिन वो अननोन नंबर उसे अपने कॉल लिस्ट में कहीं नहीं दिखाई देता। जल्दी ही 12 बज जाते हैं और कशिश के हाथ से फोन छूट जाता है और उसकी सांसें बिल्कुल तेज हो जाती हैं। नहीं, उसे अपने आप को कंट्रोल रखना होगा, उसे खुद को कंट्रोल में रखना ही होगा। विक्रम आता ही होगा। हाँ,
उसने कहा था कि वो आ जाएगा। वो जरूर कहीं फंस गया होगा, वो आता ही होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसे छोड़कर ऐसे चला जाए। बिल्कुल नहीं। जो ऑफर उसने विक्रम को दिया है, उस ऑफर के लिए तो न जाने कितने लोग तरसते हैं। इतनी आसानी से वो इतने सारे पैसों को हाथ से नहीं जाने दे सकता। वो आएगा, वो जरूर आएगा। कशिश बिस्तर के चद्दर को अपने हाथों के मुट्ठियों में कस लेती है, आंखें कसकर बंद कर लेती है। सांसें इतनी तेज हो गई थी कि पूरे कमरे में उसकी जोर से सांस लेने की आवाजें गूंज रही थी। पसलियों के पीछे उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि अब तो उसकी धड़कनों से उसके सीने में दर्द भी होने लगा था। कशिश इंतजार करती है, बार बार उठकर यहाँ वहां चक्कर काटती है। बालकनी में जाकर उसकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं। वो हर तरफ, कमरे के हर कोने में जाकर बैठती है, उठती है, जमीन पर गिर जाती है। वो बहुत वेट करती है और ऐसे ही करते करते आधा घंटा निकल जाता है। हर एक मिनट उसके लिए बहुत ज्यादा तड़पाने वाला था, मगर वो नहीं है। वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ जा सकता है वो? कहाँ है वो? अब तक आया क्यों नहीं? कशिश अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ लेती है और जमीन पर गिरी हुई थी। उसके पैर जमीन को रगड़ने लगते हैं। वो बार बार अपनी हथेली को जोर जोर से जमीन पर मारती है। चेहरे पर, माथे पर पसीना, तेज सांसें, सीना बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। बार बार उसका गला सूख रहा था। वो अपना सिलाइवा गटक रही थी, अपने ही सर पर अपने हाथों से मुक्के मार रही थी, कभी सीने पर, कभी सर पर, कभी बालों को नोचती। तड़प अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा उसके ऊपर हावी हो रही थी। उसे इतनी तड़प हो रही थी कि इतनी बेचैनी हो रही थी कि वो कमरे के सामान को भी उठाकर फेंकने लगती है, चिल्लाने लगती है, पूरे शरीर को अपने हाथों से मसलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जलते अंगारों पर लेटा दिया गया हो। उसने कपड़े उसके बदन के लिए किसी आग से कम नहीं लग रहे थे, जिनको उसने तुरंत ही उतार फेंक दिया। बहुत ही दर्द हो रहा था उसे, भयानक दर्द। शरीर पर कोई चोट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह आत्मा का दर्द है। भला काम वासना इतनी तेज कैसे हो सकती है कि किसी इंसान को मौत आसान लगे? उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पैरों में जान नहीं रही थी बिल्कुल भी। कशिश तुरंत ठंडे शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वो कई देर तक शावर लेती है, लेकिन उसके बदन की आग ठंडी नहीं हो रही थी। ये सब यूजलेस था। हर रोज वो ये सब करती थी और हर रोज ही इसका कोई असर नहीं होता था। फिर भी पता नहीं, हर रोज उसे क्या ही उम्मीद रहती थी कि शायद उसके बदन की आग कुछ ठंडी पड़ जाए, कुछ शांत हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। वो थक हार कर, तड़प तड़प कर हर मिनट विक्रम का इंतजार करके वो एकदम से थक गई थी और उसने अंत में वही रास्ता अपनाया जो एक लौता रास्ता था, जिससे उसके बदन को राहत मिलती थी। उसने एक चाकू लिया और अपने हाथ पर बहुत सारे कट लगा दिए। पता नहीं क्यों, पर जब उसके बदन से खून टपकता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी हवस धीरे धीरे खून की बूंदों के साथ उसके शरीर से अलग हो रही है, टपक रही है, और उसे अपने अंदर की आग कुछ हद तक कंट्रोल होती हुई दिखाई देती है। मगर इसका बुरा असर भी होता है। उसके शरीर से खून बहता है तो उसे तड़प होती है, दर्द होता है और अंत में वो बेहोश हो जाती है। इस बार भी वही हुआ। हाथ से बहुत ज्यादा खून जमीन पर गिरने लगा। वो धीरे धीरे आंखों के सामने उसके अंधेरा छाने लगा। बेजान कदमों के साथ वो बिस्तर की तरफ आई, मगर उसके कोने पर ही घुटनों के बल गिर गई जमीन पर। बदन पर कोई कपड़ा नहीं, हाथ से टपकता खून, और फाइनली वो गहरे अंधेरे में डूब गई। रात और सुबह के बीच जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है, तकरीबन 3 बजे, विक्रमादित्य अपने कमरे की बालकनी में आता है। वो जैसे अपने पैरों को बालकनी की जमीन पर रखता है, उसके काले फटे डरावने से बड़े बड़े पंख गायब हो जाते हैं। पलके उठाकर वो अपनी गहरी लाल और खतरनाक ठंडी आंखों से बालकनी के अंदर कमरे में देखता है और फिर अपने कदम आगे बढ़ाता है। कमरे के अंदर जाकर उसकी नजर कशिश के ऊपर पड़ी, जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। कोई कपड़ा नहीं था उसके बदन पर। उसके बदन पर लगाए हुए चाकू के निशान पूरे तरीके से हील हो चुके थे, जैसे उस हिस्से पर कभी कोई खरोच भी नहीं आई, लेकिन हाथ के आसपास काफी खून था। ये देखकर विक्रमादित्य के होंठ हल्के से तिरछे ऊपर उठ गए और उसकी आंखों में क्रूवल सी चमक आ गई। ऐसा नहीं था कि वो कहीं फंस गया था या फिर आ नहीं पाया। वो जानबूझकर नहीं आया। इतनी आसानी से प्यासे को पानी दे दिया तो फिर उसे तड़पाने का क्या मजा। हालांकि आज रात सिर्फ कशिश के लिए नहीं, विक्रम के लिए भी बहुत मुश्किल थी। जब तक वो और कशिश एक दूसरे से अधूरे थे, जब तक वो और कशिश एक दूसरे से दूर थे, विक्रम अपनी तड़प को फिर भी मैनेज कर लेता है। मगर आज रात की तड़प उसके लिए भी हॉरिबल थी। उसे भी काफी दर्द से गुजरना पड़ा। उसके और कशिश के फिजिकल रिलेशंस एक्टिव हो चुके थे, तो डेफिनेटली जितनी तड़प कशिश को अपने बदन पर होती थी, वैसे ही तड़प का एहसास अब विक्रम को भी होने लगा था।
मगर फिर भी वो अपनी तड़प को किसी तरह से कंट्रोल कर लेता था। अनलाइक कशिश, जो एक कमजोर पावरलेस इंसान है, तड़पने के अलावा और खुद को चोट पहुंचाने के अलावा, पल पल तिल तिल करके मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। तो विक्रम कशिश के पास आया और जमीन पर बैठ गया, बिस्तर से पीठ लगाकर। एक पैर फैला हुआ, दूसरा मुड़ा हुआ, एक हाथ को मुड़े हुए पैर के घुटनों पर रखा हुआ, दूसरे को जमीन पर रखकर उंगली से जमीन को टक टक बजाते हुए कशिश के बेहोश चेहरे को देखता है। उसकी नजरें कशिश के बेहोश चेहरे के ऊपर टिकी रहती है और फिर वो उसके बगल में लेट जाता है। हाथ आगे बढ़ाकर अपने अंगूठे से उसकी पलकों को, उसके नाक, गाल, उसके चिन्ह, उसके होठों को सहलाता है और फिर कहता है, काश मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना रहम तो होता कि मैं तुम्हें जिंदा रखकर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी सामान की तरह इस्तेमाल करता। पर क्या करूं, मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि जब तक तुम्हारी सांस चलेगी तुम्हारा दिया हुआ धोखा मुझे हमेशा याद आएगा। पर मैं इतनी आसानी से इन सांसों को बंद भी नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इतना आसान मौत तुम डिजर्व बिल्कुल नहीं करती। पर कहते हैं ना, क्षमा खुद तो जलती है, साथ परवाने को भी जला देती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी जल रहा हूँ, मुझे भी उसी दर्द का एहसास होता है जिसमें हर रात तुम तड़पती हो, लेकिन मैं वो बर्दाश्त करने को बिल्कुल रेडी हूँ। जब तक मैं तुम्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देख सकूं, मैं ये दर्द बर्दाश्त करने को भी तैयार हूँ। उसके बाद वो उसके बालों को कस कर पकड़ लेता है और उसका चेहरा उठाकर अपने करीब कर लेता है, इतना करीब कि दोनों की नाक लगभग टच होने को आती है। उसके बाद विक्रम बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में बोला, जो दर्द तुमने मुझे दिया था ना मैथिली, उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें न सिर्फ इस दर्द में तड़पाऊंगा बल्कि उस दर्द में भी तड़पाऊंगा जो तुमने मुझे दिया था। तुमने जो कुछ भी मुझे दिया है वो सब 100 गुना ब्याज के साथ तुम्हें वापस लौटा दूंगा। विक्रमादित्य की आंखें नफरत से डार्क हो गई। उसने कशिश के सर को झटके से छोड़कर जैसे किसी सामान की तरफ फेंक दिया और कशिश फिर से जमीन पर गिर गई। विक्रमादित्य उठकर बैठता है, हल्की सी अंगड़ाई लेता है और फिर खड़ा होकर बिस्तर पर गिर जाता है। एग्जॉस्टिंग नाइट। सुबह सुबह की धूप बालकनी के दरवाजे से कमरे में आ रही थी, हल्की हवा चल रही थी और पंछियों के चहचहाने की आवाज भी गूंज रही थी। कशिश की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और जब आंखें खोलती है तो सुबह हो चुकी थी। वो अपने कमरे में थी। तभी वो कुछ नोटिस करती है कि वो बिस्तर के ऊपर थी। आंखें खोलकर उसने आसपास देखा, पर जैसे ही बगल में देखा उसका दिल सीने में जोर से उछल पड़ा। एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्रीज हो गई, सांस जैसे गले में ही अटक गई। दुनिया का सबसे हैंडसम चेहरा इस वक्त उसकी आंखों के सामने था। विक्रमादित्य उसके बिल्कुल करीब था, आंखें बंद किए हुए जैसे सो रहा हो। एक पल के लिए तो उसे देखकर कशिश की धड़कनें ही रुक गई और उसकी नजरें जैसे विक्रमादित्य के चेहरे पर चिपक गई, हटने का नाम ही नहीं लिया। फिर उसका दिल तेज स्पीड से सीने में दौड़ने लगा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और सबकॉन्शियसली उसका हाथ विक्रम के चेहरे की तरफ चला गया। उसकी उंगलियों ने विक्रम की स्किन को टच किया और कशिश को ऐसा लगा जैसे उसके बदन में बिजली का करंट दौड़ गया। उसकी गहरी घनी पलकें बंद थी, चेहरे पर शांति, जैसे वो सुकून में सो रहा हो। उसके चेहरे से टहलते टहलते कशिश की उंगलियां विक्रम के होठों पर आ गई और तुरंत ही उसने अपना सिलाइवा गटक लिया। उसे जैसे ही तेज प्यास महसूस होने लगी, मानो उसका गला सूख रहा हो और उसे पाने की तड़प हो। ओ माय गॉड, सुबह सुबह भी आदमी कितना सेडेक्टिव लगता है। कोई उसे बस एक नजर देख ले तो मानो बस मन करे उस पर टूट ही पड़े। कशिश की नजरें विक्रमादित्य के डिसबिलीव होठों पर, डिलीशियस होठों से हट ही नहीं रही थी। उसकी जुबान अपने आप ही उसके होठों पर फिरने लगी, बार बार सिलाइवा गटकने लगी और अंदर एक अजीब सी तड़प जाग उठी इन होठों को टेस्ट करने की। कशिश को बहुत जोर से मन हुआ कि वो इन होठों को टेस्ट करे, अब भी करे, इसी वक्त। उसे ऐसा लग रहा था मानो विक्रम के होठ उसे अपनी तरफ सम्मोहित कर रहे हैं, मानो कि उसे पूरे तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया हो। और अब कशिश को सिवाय उसके होठों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धड़कनें बहुत तेज थी, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, बदन सिर्फ चद्दर से ढका हुआ था, बाल खुले, काजल फैला हुआ था उसके चेहरे पर और कोई भी मेकअप नहीं था। अपनी धड़कनों को, अपनी तेज सांसों को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कशिश धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी बॉडी जैसे इसकी परमिशन के बिना एक्ट कर रही थी। वो खुद को रोकना तो चाहती थी, लेकिन अब जैसे रोकना उसके खुद के वश में ही नहीं था। उसके होठ विक्रम के होठों के बहुत करीब आ जाते हैं, इतने करीब कि उसे विक्रमादित्य की नॉर्मल सांसों की रिदम भी साफ सुनाई देती है, साफ साफ महसूस होती है।
उसकी गहरी काली पलकें बंद हो जाती हैं, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं और होठ बस टकराने वाले होते हैं कि तभी वो अपने मन में कहती है, नो नो कशिश, होल्ड ऑन, कंट्रोल करो अपने आप पर। तुम्हें विक्रम पर गुस्सा करना है, वो पूरी रात से घर नहीं आया और तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया। इस वक्त वो कहां से आ गया और क्या कर रहा है यहाँ पर? तुम्हें उससे वे सवाल पूछने पूछने हैं, ना कि उसे बाहों में लेकर किस करना है। कंट्रोल करो अपने डिजायर्स को, ये दिन है रात नहीं है। कशिश थोड़ा होश में आती है, पर जैसे ही पीछे होने वाली होती है, एक बड़ा सा हाथ पीछे से सर को पकड़ लेता है और कशिश फ्रीज हो जाती है, धड़कनें जैसे थम जाती हूँ और अगले ही पल उसके चेहरे को आगे कर दिया जाता है और उसके होठ विक्रम के होठों से सट जाते हैं, जिसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। दिल जोर जोर से सीने में उछलने लगता है। क्या ये जग गया? उसे तो ये लगा था ये सो रहा है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जाग जाएगा। कशिश इस हैरानी में खोई हुई थी, लेकिन विक्रमादित्य के होठों के मूवमेंट्स एग्रेसिव होने लगे। कशिश जैसे ही होश में आई, उसने अपने आप को किस की गहराई में डूबा हुआ पाया। फिर उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसने विक्रम के बालों में उंगलियां डाली, उन्हें कस के पकड़ा, आंखें बंद की और इतनी गहराई से उसे किस करने लगी मानो उसे खा ही जाएगी। वो विक्रम से ज्यादा एग्रेसिव, विक्रम उससे ज्यादा एग्रेसिव, दोनों के बीच जैसे कंपटीशन लगा हुआ हो कि कौन कितनी गहराई से किस कर सकता है। विक्रम के हाथ कशिश के बालों से हटकर उसकी कमर पर गए। झटके के साथ उसने कशिश को अपने ऊपर लेटा दिया। कशिश को ऐसा लगा मानो कि वो पत्थर के ऊपर लेट गई हो। कशिश उसकी बॉडी बहुत कड़क थी। कशिश के हाथ विक्रम के सीने पर टहलने लगे। अपनी उंगलियों से वो उसकी बॉडी की एक एक कर्व को महसूस करने लगी और जितना महसूस कर रही थी उतना उसे अपनी बॉडी में उसे पाने की तड़प जाग रही थी। उसने न जाने कितने लड़कों की बॉडी को ऐसे हाथों में टच किया है, सीना, उनके सिक्स पैक्स, एब्स, उनके बाइसेप्स, मगर किसी की भी बॉडी को कभी टैपिंग नहीं लगी। लेकिन विक्रम की तो बात ही अलग है। उसकी उंगलियां जैसे विक्रम की स्किन में घुसना चाहती थी, उसे अलग ही नहीं होने देना चाहती थी। कशिश की सांसें तेज होने लगती हैं। उसके बाल विक्रम के चेहरे पर बिखर गए। वो अपने पैरों को जैसे रब करने लगी विक्रम की बॉडी से, और उस वक्त उसके पैर ऐसी जगह पर थे जहां उसे लगातार हर सेकंड के साथ हार्डनेस महसूस हो रही थी। विक्रम के हाथों की उंगलियां कशिश की कमर पर थी, उसकी पीठ पर कसने लगी। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे उसके अंदर के फेफड़ों की ऑक्सीजन का एक एक कतरा खींच लेगा, जैसे ऐसे ही दम घोटकर उसे मार देगा। लेकिन ये मौत कितनी हसीन हो गई। कशिश का दम घुट रहा था, उसे सांस आनी बंद हो रही थी, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हट रही थी, क्योंकि वो ऐसे डूब गई थी कि मानो उसका शरीर अब उसके दिमाग की बात सुनना बंद कर चुका हो। उसकी आंखें बंद रहती है, हाथ बेचैनी से विक्रम के शरीर पर टहलते हैं और दोनों किस जारी रखते हैं। 15 मिनट के बाद कशिश के होठों के मूवमेंट्स एकदम से बंद हो जाते हैं। विक्रमादित्य अपनी आंखें खोलता है, अपने चेहरे को पीछे करता है देखने के लिए कि अचानक कशिश रुक क्यों गई। लेकिन जैसे वो अपना चेहरा पीछे करता है, कशिश का चेहरा बेसुध होकर विक्रम के सीने पर गिर जाता है। वो बेहोश हो चुकी थी। विक्रम ये देखकर स्पीचलेस हो गया। उसका बदन एक किस तक हैंडल नहीं कर पाया। ओ सो डैम फ्रेगल। मगर कशिश के ऐसे बेहोश हो जाने का रीजन उसे समझ में आ गया था। ये पहली बार नहीं था। मैथिली, जब वो शुरू में मैथिली को किस करता था इतनी ही एग्रेसिव के साथ, तो वो किसके बीच में बेहोश हो जाती थी, क्योंकि वो पीछे नहीं हट पाती थी सांस लेने के लिए। वो डूबती जाती थी उसके किस में पूरे तरीके से, और फिर सांस ना आने के कारण वो धीरे धीरे बेहोशी में चली जाती थी। आज जब कशिश के साथ ही हुआ तो विक्रम का दिमाग तुरंत ही मैथिली की तरफ चला गया। उसकी उंगलियां और ज्यादा कस गई कशिश के शरीर के ऊपर। डैम। एक और चीज जो उसे अचानक बहुत बेचैन कर देती है, उसने कशिश के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया, गाल पर हल्का हल्का थप्पड़ मारकर उसे जगाने की कोशिश की। उठो मैथ। कशिश, उसकी आंखें खोलो अपनी। कशिश उठो। वो बहुत ही बेचैनी से उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कशिश होश में नहीं आती। तो वो उसे इसलिए जगा रहा था क्योंकि बेहोश होने का सही वक्त नहीं था। ये उसके लिए टेरिबल साबित हो रहा था, क्योंकि वो टर्न ऑन हो चुका था। नीचे के हिस्से में ऐसी हार्डनेस आ जाती है कि पहली बार विक्रमादित्य के चेहरे पर ऐसी बेचैनी और दर्द देखा जा सकता था जैसे रात को कशिश के चेहरे पर। डैम इट, उसे ये किस शुरू ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उसने ये क्यों शुरू किया, पर जब उसने अपने होठों के पास कशिश की सांसें महसूस की, उसकी सांसों की खुशबू, नरमाहट महसूस की, तो एक पल के लिए जैसे वो सब कुछ भूल सा गया। कशिश पीछे होना चाहती थी। वो आंखें बंद किए उसे महसूस कर रहा था कि वो किस करने के लिए आगे तो आई, और वो तड़प भी रहा है कि बस किसी भी वक्त वो अपने होठों को उसके होठों पर रख दे। पर कशिश ने नहीं रखे, उसने किस नहीं किया।
इनफैक्ट और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली बात तो ये थी कि वो पीछे हट रही थी बिना किस किए। इतना नजदीक आकर विक्रमादित्य के अंदर की आग को हवा देने के बाद ये लड़की पीछे कैसे हो सकती है? वो ये चीज कभी अलाउड नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने खुद ही कशिश के सर को पकड़कर चेहरे को आगे किया और डेस्परेटली एकदम हंग्रीली पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। उसने किस शुरू तो कर दिया, मगर फिर अपने आप को एक छोटे से किस के बाद रोक पाना विक्रमादित्य के लिए नामुमकिन हो गया बिल्कुल। वो जितना खुद को उसे दूर करने की कोशिश करता, उतना ही उसका शरीर और ज्यादा जैसे कशिश की डिमांड करने लगता। ये होंठ, इनका टेस्ट, अगर उसके हाथ में अमृत भी होता ना, तो एक पल के लिए तो इन होठों के लिए वो अमृत भी ठुकरा देता। ये होंठ अमृत से कहीं ज्यादा टेस्टी है। माना कि उसे मैथिली और कशिश से हद से ज्यादा नफरत थी, मगर एक बात और थी जिसे वो कभी मानना नहीं चाहता था कि जो तड़प कशिश को बाहों में लेने के बाद शांत होती है, वो आज तक कभी किसी को नजदीक करने से शांत नहीं हुई। जो सेटिस्फेक्शन उसे कशिश के साथ मिलता है, उसे कभी किसी के साथ नहीं मिला, किसी के साथ भी नहीं। फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में उसने कशिश को बगल में फेंक दिया और बिस्तर पर पड़ा तेज तेज सांस लेने लगा। उसकी नजर अपने प्राइवेट एरिया की तरफ जाती है और फिर फ्रस्ट्रेशन में वो आंखें बंद कर लेता है। गहरी गहरी सांस लेकर अपने अंदर की आग को ठंडा करने की कोशिश करता है, मगर इतना आसानी से नहीं। उसके हाथों की मुट्ठियां चद्दर पर इतनी जोर से कस गई मानो कि वो मैट्रेस को ही फाड़ देगा। और पहली बार इस तरह से उसके माथे पर पसीना महसूस होने लगा। नहीं, उसे अपने आप को शांत करना होगा। उसके ऊपर उसे ब्लड बॉन्ड का असर हो रहा है। एक दूसरे से फिजिकल जुड़ने के बाद दिन और रात में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया था उनके लिए। जो तड़प सिर्फ रात में जागती थी, अब वो दिन में भी जाग जाती है। वो अब एक बार शुरू हो जाने के बाद खत्म नहीं होती, जब तक शरीर और आत्मा को पूरे तरीके से अपने पार्टनर से सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। वो कशिश की तरफ देखता है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ सेकंड के लिए वो खामोशी से बस देखता रहता है और फिर अगले ही पल वो उसके ऊपर था। गहरी इंटीमेसी के दौरान कशिश होश में आती है और जब वो होश में आती है तो एकदम से दंग रह जाती है। मगर उसका दिमाग अब भी जैसे धुंधला हो गया था, क्योंकि इस वक्त वो विक्रम की बाहों में थी और विक्रम फुल एक्टिव मोड में, वो उसके बिल्कुल ऊपर था। वो महसूस कर सकती थी इस आदमी में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो बेहोश थी। उसे होश में लाने की बजाय ये उसके साथ कशिश की आंखें डार्क हो जाती हैं। वो विक्रम को थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश करती है। विक्रम तुरंत उसकी कलाइयां पकड़कर ऊपर कर देता है और दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। विक्रम की डार्क लस्ट से भरी आंखों को देखकर कशिश का दिल सीने में उछल पड़ता है। वो रेजिस्ट करना चाहती थी, लेकिन विक्रम जैसे उसे देख रहा था मानो वो उसे खड़े खड़े पिघला देगा। और अगले ही पल बस विक्रम के होठों ने कशिश के होठों को कैप्चर कर लिया और एक डीप हंग्री किस की। यू बास्टर्ड! कशिश बस अपने मन ही मन इतना जोर से चिल्लाई, पर धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी और वो उस मोमेंट में बिल्कुल डूब गई। कशिश सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें काफी ज्यादा डार्क और गुस्से में सामने खड़े हुए विक्रम को देख रही थी। विक्रम देख सकता था कि वो कितनी ज्यादा गुस्से में है। हालांकि उसके पूरे बदन पर लव बाइट्स के निशान थे, हल्की सी जगह भी ऐसी नहीं थी जहां पर निशान के बीच में गैप हो, पर वो बात अलग है। कशिश का गुस्सा किसी और रीजन की वजह से था। विक्रम कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। फाइनली कशिश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, कल रात को कहाँ थे? विक्रम ने नॉर्मली जवाब दिया, जैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसे। उसने कहा था ना, जरूरी काम के लिए गया था। कशिश ने बहुत ठंडी आवाज में कहा, कौन सा जरूरी काम, बताओ मुझे। विक्रमादित्य अपने आईब्रोज हल्की सी ऊपर उठाकर बोला, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कशिश जोर से सोफे पर हाथ मारकर गुस्से में चिल्लाकर बोली, इसका फैसला तुम नहीं करोगे। विक्रम खामोश हो गया। वो उठकर चलकर आई, उसके सामने खड़ी हो गई। गुस्से में उसे घूरते हुए विक्रम कुछ बोल ही नहीं पाया। कोई इस लड़की को बताओ कि एक डीमन गॉड के सामने खड़ी है। वो डीमन गॉड जिसकी आंखों से निकली आग सामने खड़े इंसान की हड्डियों को भी धुआं कर दे, जिसकी परछाई से भी खायरस का ताकतवर से ताकतवर क्रिएचर भी कांप जाता है। उस डीमन गॉड के सामने ये मुट्ठी भर नहीं, मुट्ठी भी ज्यादा है, ये चुटकी भर से चूहिया आंख दिखा रही है। वैसे कोई दूर से देखे तो ये सीन बहुत फनी लगे, क्योंकि विक्रम की जितनी हाइट थी कशिश की उससे बिल्कुल आधी थी। वो उसके सामने खड़ी ऐसी लग रही थी जैसे मानो एक छोटा सा बच्चा अपने डैड के सामने खड़ा हो। मगर उसके आंखों से निकलती हुई गुस्से की आग विक्रमादित्य को किसी की बहुत गहराई से याद दिलाती है। मैथिली। आखिरी वक्त में उसने मैथिली की आंखों में इस तरह की आग देखी थी।
और इसे देखते ही उसकी आंखें डार्क हो जाती है, आसपास का ऑरा बिल्कुल चिल्ड हो जाता है। पर कशिश को जैसे ही इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने विक्रमादित्य से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी परमिशन के बगैर तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे, फिर भी तुम गए। मैंने इस चीज को हल्के में ले लिया क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम रात को वापस लौट कर आओगे। तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों नहीं किया? विक्रम अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से कस लेता है। वो कशिश को ऐसे देख रहा था जैसे अपने दोनों हाथों से अब भी पकड़ेगा, उसे टुकड़ों में फाड़ देगा और चबा चबा के खा जाएगा। पर फिर वो अपने मन में अपने आप से बोलता है, कंट्रोल करो विक्रम, कंट्रोल करो अपने गुस्से को। मैं जानता हूं कि तुम बस इसे जान से खत्म करने के लिए पागल हो रही हो। ये आंखें तुमसे देखी नहीं जा रही। ये नफरत, ये गुस्सा तुम्हें मैथिली की याद दिला रहा है और तुम्हारे अंदर गुस्से की आग को और ज्यादा भड़का रहा है। पर ये सही वक्त नहीं है। जानते हो ना कि तुमने क्या डिसाइड किया था? अगर तुम्हें इस लड़की को अपने प्यार की जाल में फंसाना है तो तुम्हें अपने ईगो को साइड में रखना होगा। या तो इसे एक बार में ही खत्म कर दो या फिर तड़पा तड़पा कर मारो। तुम्हारे पास इसकी चॉइस भी थी और तुमने दूसरा रास्ता चुना, और उस रास्ते के लिए तुम्हें इस लड़की की जायज नाजायज हर बात माननी पड़ेगी, वरना ये कभी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ेगी। वैसे तो विक्रम को अपने लुक्स, अपनी बॉडी पर बहुत प्राउड था। कोई उसे एक नजर देखे तो उसे प्यार किए बिना रह ही ना सके। उसे इस चीज का पूरा भरोसा था, भले ही वो साक्षात मौत का चेहरा है, पर फिर भी बस उसकी बाहों में आने के लिए लड़कियां मरने को भी रेडी है। लेकिन ना मैथिली और ना ही कशिश के लुक से ऑब्सेस्ड हुई। यही दोनों लड़कियां थी जो बस पागलों की तरह उसके लुक के पीछे नहीं पड़ी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अब तक कशिश को अपने प्यार में फंसा चुका होता, जो कि हल्का सा भी दिखाई नहीं दे रहा। लुक से काम नहीं चलेगा, उसे अपने बिहेव को नरम करना पड़ेगा। अंदर ही अंदर एक गहरी सांस लेकर विक्रमादित्य के एक्सप्रेशन थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। वो मुस्कुराता है, कशिश के करीब आता है। कशिश अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। झुककर वो कशिश को अपनी बाहों में उठा लेता है और सोफे पर बैठ जाता है और फिर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है किसी छोटे बच्चे की तरह। कशिश के हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं। दिल एकदम से सीने में उछल पड़ता है। विक्रम प्यार से अपने अंगूठे से उसके चिन को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए बस नरम आवाज में कहता है, आई एम सो सॉरी ब्यूटीफुल। कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे रात भर रुकना पड़ा, पर जैसे ही काम खत्म हुआ मैं तुरंत आ गया। बस थोड़ी देर हो गई, आई एम सो सॉरी। कशिश उसके हाथ को झटक कर पीछे कर देती है और थोड़ी कोल्ड आवाज में कहती है, जब मैंने तुम्हें अपने लिए हायर किया था तो तुम्हें एक बात बहुत साफ और क्लियर शब्दों में कही थी, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। कुछ भी मतलब कुछ भी। उसके बाद उसने डार्क आंखों से विक्रम को देखते हुए कहा, मुझे सर्व करना ही तुम्हारा वन एंड ओनली पर्पस है। यू आर माई सर्वेंट। ये बोलते हुए उसने लगभग अपने दांतों को पीसा। ये सर्वेंट शब्द सुनते ही विक्रमादित्य के नसों का खून जैसे खोलने लगा, मगर उसने चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखी। चेहरे को आगे किया, कशिश के सीने पर अपने चेहरे को रखकर गालों को हल्का सा रब करते हुए बेचारी सी आवाज में कहा, आई एम सो सॉरी माई लेडी, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे से मैं बिना तुम्हें बताए कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज गुस्सा मत करो, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो कशिश को अपने और करीब खींच लेता है। चेहरे को उसके गर्दन में छुपाकर अपने होठों को उसके स्किन को टच हल्का सा सक करने लगता है। कशिश की उंगलियां मुड़ जाती हैं, धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है, बदन में करंट दौड़ जाता है और सांसें जैसे रुक सी जाती है। ये आदमी एक सेकंड में उसे सिड्यूस कर सकता है, इसके अंदर पूरी काबिलियत है। विक्रमादित्य लगातार उसकी गर्दन पर किस कर रहा था और धीरे धीरे बोल रहा था, आई एम सो सॉरी माई लेडी, फॉरगिव मी प्लीज। अगर वो इतने सेडेक्टिव तरीके से माफी मांगेगा तो आखिर कशिश कब तक उसे माफ नहीं करेगी? उसके बदन की भी अपनी लिमिट है, वो इतना प्लेजर एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। उसकी पकड़ विक्रमादित्य के कंधों पर मजबूत हो गई और होठों से हल्की सी आहें निकलने लगी। थोड़ी देर तक कशिश को वैसे बेचैन करने के बाद विक्रमादित्य अपने चेहरे को पीछे करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। विक्रम एक मासूम किसी छोटे से बच्चे की तरह काफी हेल्पलेस होकर कशिश को देखता है। ये आदमी एक वक्त में इतना एरोगेंट बिहेव करता है और अगले ही पल इतना मासूम कैसे हो सकता है? या तो ये आदमी एक्टिंग में बहुत अच्छा है या फिर इसे डबल पर्सनैलिटी की कोई बीमारी है पक्का, जहां एक डेविल और दूसरा एंजल है। एक गहरी सांस लेकर कशिश हल्का सा उसके सीने पर अपनी हथेली को रब करते हुए बोली, ओके मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनकर विक्रमादित्य के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई और उसने कहा, थैंक यू माय लेडी। फिर वो अपने मन में बोला, माफ? तुम्हारी क्या औकात है मुझे माफ करने की? अगर तुम्हें अपने प्यार में ना गिराना होता तो अब तक तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचती। उसके बाद कशिश विक्रम की गोद से खड़ी हो गई और फिर वहां से जाने लगी। विक्रम चुपचाप
बैठा रहा। कशिश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। विक्रमादित्य थोड़ा सा कंफ्यूजन में अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। कैसा गिफ्ट? कशिश कुछ बोलती नहीं, बस एक स्माइल देती है और वहां से चली जाती है। पर विक्रम को कुछ अजीब लगा। ये स्माइल उसने जेन्युइन क्यों नहीं लग रही थी। कशिश थोड़ी देर में अच्छा सा शावर लेकर उसके बाद सुंदर सी स्कर्ट पहनकर विक्रम के पास आती है। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, किसी टीनेजर लड़की की तरह, जिसके चेहरे ने अभी तक उम्र का एक भी साइन दिखाना शुरू नहीं किया। उसकी स्किन बहुत फेयर, बहुत ही ग्लोइंग थी, एकदम मक्खन मलाई की तरह। और फिगर तो इतना कमाल का था, विक्रमादित्य उसकी फिगर को एक मुट्ठी में बंद कर सकता था। आंखों की चमक का तो जवाब ही नहीं। उसकी हेजल आंखें जैसे किसी को भी अपने वश में करने के लिए काफी हों। विक्रम खामोशी से खड़ा था। कशिश उसके पास आई और आकर बोली, तो फिर तैयार हो तुम अपने गिफ्ट के लिए? उसके चेहरे की स्माइल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत तो बना रही थी, साथ में कुछ मिस्टीरियस भी। विक्रमादित्य देखना चाहता था कि आखिर कशिश उसे ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाली है। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और कहा, यस माय लेडी। कशिश ने कहा, ऑलराइट, पहले मैं तुम्हारी आंखों पे ये पट्टी बांधूंगी, उसके बाद तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। उसने एक मखमली कपड़े की पट्टी दिखाई। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, वो करने देता है। कशिश जो भी करना चाहती है वो करवा लेता है। उसके बाद कशिश विक्रम की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वहां से ले जाती है। कुछ मिनट के बाद विक्रम अपनी जगह पर एकदम से फ्रीज होकर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन थे बताए भी नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भाव ही नहीं था। वो 7 फीट के सोने के पिंजरे के अंदर खड़ा हुआ था। कशिश ने पिंजरे का दरवाजा बंद किया और बाहर से उसे लॉक लगा दिया। उसके बाद वो 4 कदम पीछे खड़ी हो गई और हाथों को छाती पर क्रॉस करके चेहरे पर एक प्राउड मगर क्रूअल स्माइल आ गई। विक्रमादित्य स्पीचलेस होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसकी लाल आंखें चारों तरफ घूम रही थी। वो जिस पिंजरे के अंदर खड़ा था वो सोने का था, उसमें डायमंड, यहाँ तक कि रूबी भी लगी हुई थी। यह वही पिंजरा था जो कशिश ने सबसे आखिरी में खरीदा था ऑक्शन में। देखने में वो बहुत खूबसूरत था, तकरीबन 7 फुट का। विक्रमादित्य की हाइट पिंजरे से थोड़ी सी कम थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। अगर वो पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाए तो शायद वो हाइट भी कवर हो जाए। उसने कशिश की तरफ देखा, जो उसे मॉकिंग मगर एरोगेंस भरी नजरों से देख रही थी। उसने एक स्माइल के साथ कहा, पसंद आया तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट? सेकंड भर के लिए विक्रम के चेहरे पर डिसबिलीव की भरे एक्सप्रेशंस आ गए, मगर फिर उसे हल्की सी हंसी आ गई। विक्रम ने कहा, तो तुम मुझे पिंजरे में कैद करना चाहती हो? कशिश ने जवाब दिया, हाँ, आज से तुम इस पिंजरे में कैद रहोगे और तुम्हारी आजादी की चाबी मेरी मुट्ठी में रहेगी। ये बोलकर उसने पिंजरे की चाबी को दिखाते हुए प्राउड स्माइल दी। हल्का सा हंसते हुए विक्रम ने अपना सर हिलाया और बोला, तुम जानते नहीं हो तुमने क्या किया है। तुमने एक डीमन को कैद करने की कोशिश की है। मिलेगी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और बहुत दर्दनाक मिलेगी। विक्रम की बात सुनकर कशिश प्लेफुल आंखों से उसे देखते हुए बोली, सजा तो मैं तुम्हें दूंगी, मुझे इतना तड़पाने की, इतना देर से आने की। विक्रम चलकर आगे आया, पिंजरे की सलाखों को अपने हाथ में पकड़ा और सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, देर कहा माय लेडी, सिर्फ 800 साल ही तो हुए हैं और मैं आया भी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ। 800 साल? ये शब्द सुनकर कशिश थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, क्या मतलब? विक्रम ने मुस्कुराकर बैठते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। कशिश उसे बड़ी सस्पिशियसली नजरों से देखती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे आदमी उतना भी आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। बहुत कुछ है इसके दिमाग में ऐसा जो शायद ठीक नहीं है, पर कशिश को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये आदमी चाहे कुछ भी हो, उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो आगे आती है, पिंजरे का दरवाजा खोलती है और अंदर आती है और फिर एक घुटने पर बैठ जाती है। विक्रमादित्य बस उसे देखता है। जब वो बगल में पड़ी चैन उठाकर विक्रम के पैरों में बांध देती है, आज के बाद मेरी परमिशन के बिना तुम वॉशरूम तक नहीं जाओगे। इस घर से जाना तो बहुत दूर की बात है। ये बोलकर जैसे ही कशिश खड़ी हुई, विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ थोड़ा फोर्स के साथ उसे अपने ऊपर खींच लिया और अगले ही पल वो जमीन पर थी और विक्रम उसके ऊपर। उसकी डार्क आंखें देखकर कशिश का जैसे कलेजा हलक में आ गया। विक्रम ने मुस्कुराया, चेहरे को करीब किया, नाक से नाक को टच किया और कहा, ओह कशिश, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं बस तुम्हें खा जाना चाहता हूँ, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बड़े मजे के साथ। उसने ये बात बोली तो सच थी, लेकिन उसकी आवाज में वो मदहोशी थी जो कशिश के रोंगटे खड़े कर देती है। डैम, अगर ये आदमी सच में बोल रहा है तो पता नहीं क्यों कशिश इसे करने देना चाहती थी जो ये उसके साथ करना चाहता था। उसने बाहें विक्रम के गले में डाली, चेहरे को करीब किया और कहा, देन यू डन, ओके, देन डू इट, ईट मी अलाइव बेबी।